Yes, sir. Yeah, sir. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिक रिलेटेड टू इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर। देन हमने देखा था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या है रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेक्टर। अब उसके आगे प्रोसीड करते हैं। इंडिया में प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए बजट 2021 में हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किया था एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया था। टोटल 10 प्रोडक्ट को इंक्लूड किया था विच इंक्लूड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एज वेल। इसका बेसिक पर्पस क्या है? The more product I manufacture, more incentive I will get from government. Incentive can be in the form of taxes, incentive can be in the form of subsidy, it can be in the form of low compliance, etc. Production linked incentive scheme का benefit क्या होगा? So Indian industry will be exposed to foreign competition and idea. अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि इंडियन कंपनी जो भी वो प्रोडक्ट को बनाती है क्वालिटी वाइज भी उतना बेटर नहीं होता, सो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। प्राइस वाइज भी उतना कंपेटिटिव नहीं होता, तो हम मार्केट को लूज कर जाते हैं बिकॉज आवर प्रोडक्ट इज क्वालिटी वाइज नॉट कंपेटिटिव, प्राइस वाइज नॉट कंपेटिटिव। तो अगर फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगा, अगर फॉरेन बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंडिया में आएगा, बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगा, सो इंडियन कंपनीज उसका लेवल इंक्रीज होगा एंड दैट विल हेल्प अस टू ऑक्यूपाई मोर एंड मोर फॉरेन मार्केट। अभी अगर हम देखें तो वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम चाइना और यू कैन से 19th सेंचुरी यूएस, उससे भी हमें लर्न करना चाहिए। India का development and mass scale of development, because our population is 135 billion and we cannot cater the demand of 135 billion without going for intensive manufacturing. तो हमें इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे जाना चाहिए एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है उसको हमें बहुत ज्यादा इनकरेज करना चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले एक न्यूज अपीयर हुआ था, अभी पता नहीं ये वेरीफाइड है या नहीं है। इंडिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड बनाया है अभी, तो उसके जो चीफ थे अदर पूनावाला, वो फिर लंदन चले गए और वहां जाके उन्होंने कहा कि फॉर मी द सिचुएशन वाज वेरी टेंस, इसलिए मैं लंदन में आ गया क्योंकि बिकॉज आई वाज गेटिंग थ्रेट कॉल फ्रॉम द पीपल। एंड देन उन्होंने कहा कि कल न्यूज था कि 2300 करोड़ का वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे इन यूके में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा और इंडियन मैन्युफैक्चरर इंडिया से बाहर जाके दूसरी जगह प्लांट लगा रहे हैं। टेक द केस ऑफ टाटा, टेक द केस ऑफ वेदांता, टेक द केस ऑफ दिस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो हमें मैन्युफैक्चरर को इनकरेज करना चाहिए और जो भी उनका वैलिड डिमांड है उसको हमें फुलफिल करना चाहिए सो दैट इंडिया में मास लेवल पे हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। ओवरऑल ग्रोथ होगा इकोनॉमी का। सर्विस सेक्टर से इकोनॉमी का ग्रोथ फास्ट वे में नहीं हो सकता क्योंकि सर्विस सेक्टर लेबर इंटेंसिव नहीं है। अब इमेजिन करो कि जैसे मैं अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो ये भी तो सर्विस सेक्टर है, लेकिन लेक्चर डिलीवर करने के लिए बैकग्राउंड में मुझे क्या चाहिए? मेरे को लेक्चर प्रिपेयर करना है, तो लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए से मेरे पास अच्छा इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, मेरे पास कुछ बुक्स होने चाहिए एंड देन मैं लेक्चर का प्रिपेयर कर लूंगा ऑनलाइन सोर्सेज से और बुक्स के सोर्सेज से। बट अभी मैं कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे 1000 एम्प्लॉय चाहिए। कार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे ग्लास के डीलर के साथ बात करना पड़ेगा, टायर के डीलर के साथ बात करना पड़ेगा, आयरन एंड स्टील के साथ बात करना पड़ेगा। इन सब को हम ऑक्सिलरी इंडस्ट्री कहते हैं। तो बहुत सारा ऑक्सिलरी इंडस्ट्री एक साथ आ जाता है और फिर एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनता है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना, अब मैं कार को मैंने मैन्युफैक्चर कर लिया, उसके बाद मैं डीलर के पास लेके जाऊंगा। डीलर वो डिफरेंट शोरूम में कार को रखेगा और उसके बाद मैं कार को सेल करूंगा। तो मैन्युफैक्चरिंग जितना ज्यादा होगा वो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करेगा और डिफरेंट सेट ऑफ इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। बट सर्विस सेक्टर का लिमिटेशन है, नो डाउट वो इंडिविजुअल का इनकम इंक्रीज कर देता है बट नॉट ऑफ सोसाइटी एट ए लार्ज।
सो ओवरऑल ग्रोथ होगा इकोनॉमी का एंड इट विल क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. तो दिस वाज एम objective of production linked incentive scheme which was announced in budget 2021 मार्च 2021 में अनाउंस हुआ था. नाउ ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक. एक सबसे बड़ा लॉजिस्टिक क्या होता है कि दिस इज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हमने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद ट्रक में हमने लोड किया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डीलर के पास आया. सो ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, इन सबको हम लॉजिस्टिक कहते हैं. इंटरनेशनल गुड्स के लिए भी है और डोमेस्टिक गुड्स के लिए भी है. सो लॉजिस्टिक सेक्टर में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और जिसकी वजह से गुड्स के डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम होता है. एक मैं एग्जांपल आपको बताऊं. कल एक न्यूज आया था कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वहां पे ऑक्सीजन चला जाता है, एक्सेस ऑक्सीजन. दिल्ली में कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, 3 घंटे 4 घंटे के लिए ऑक्सीजन का अभी अवेलेबिलिटी है और वहां पे टाइमली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता. तो दिस इज लॉजिस्टिक प्रॉब्लम कि हम सप्लाई कर रहे हैं बट हमने प्रॉपर वे में डिमांड को डिटरमाइन नहीं किया या रियल टाइम में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आता है, तो हम प्रॉपर वे में सप्लाई नहीं कर पाते हैं. तो लॉजिस्टिक एक सेक्टर है जो अभी तक इग्नोर सेक्टर था, अनअटेंडेड सेक्टर था, जिसको इंडियन पॉलिसी मेकर ने उतना अटेंशन नहीं दिया था. तो ट्रेड रिलेटेड लॉजिस्टिक, इसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे. क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी हम लॉजिस्टिक सेक्टर में. हाईली फ्रेगमेंटेड ओनरशिप है, कोई लार्ज बिग कंपनी नहीं है इसके अंदर, सब छोटी छोटी कंपनीज हैं. दूसरा, फ्यू लार्ज प्लेयर. लैक ऑफ कंसोलिडेशन इन ऑपरेशन इज हाईली फ्रेगमेंटेड. सब ऑप्टिमल मॉडल शेयर विथ फ्राइट मूवमेंट एंड हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स रोड सेक्टर. जस्ट अ मिनट. हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स रोड सेक्टर. इंडिया में 70% अभी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रक से होता है, रोड पे होता है. रोड से जब ट्रांसपोर्टेशन होता है उससे प्रॉब्लम क्या है, एक तो डिले होगा ट्रैफिक जाम में. दूसरा, फ्यूल का कंजम्पशन होता है. फ्यूल का कंजम्पशन होगा तो फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, हमारा मनी डेप्रिशिएट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, फ्यूल से पोल्यूशन अकर होता है, इससे एक्सीडेंट अकर होता है. सो डीले, फ्यूल का कंजम्पशन, एक्सीडेंट अकर होता है. तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक को वाटर वे में डाइवर्ट करना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक को रेल में डाइवर्ट करना चाहिए. तो 70% ऑफ अभी हमारा गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया रोड के थ्रू हो रहा है एंड वी नीड टू डाइवर्ट इट एल्सवेयर. लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच बाय यूजर सेक्शन. ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अलग है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर भी रेलवे मिनिस्ट्री कोई और मिनिस्टर के पास है, सरफेस ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट किसी और के पास है, शिपिंग वाटरवे किसी और के पास है, एयरलाइन वो किसी और के पास है. सो ट्रांसपोर्टेशन में जो सेक्टर इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मल्टीपल मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है एंड देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. एब्सेंस ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन. ये कुछ स्ट्रक्चरल इशू है, बट डिस्पाइट दिस स्ट्रक्चरल इशू इन रिसेंट टाइम में हम देखेंगे तो इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन लॉजिस्टिक सेक्टर. लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए एक हमारे पास पैरामीटर है, मैं यहां बता देता हूं आपको. वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स रिलीज करता है एवरी 4 ईयर. तो 2018 में वर्ल्ड बैंक ने इंडेक्स रिलीज किया था, दैट वाज अ लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 और उसके अंदर इंडिया का रैंक था 44 रैंक था. लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम 6 पैरामीटर पे रैंकिंग देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. फर्स्ट पैरामीटर है कस्टम. कस्टम ड्यूटी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर हम इंपोज करते हैं और उसका मतलब होता है जब गुड्स इंडिया से हम एक्सपोर्ट करेंगे देन कस्टम ड्यूटी इंपोज करेंगे. गुड्स जब इंडिया में इंपोर्ट करेंगे तब कस्टम ड्यूटी इंपोज करेंगे.
उसमें इंडिया का रैंक 40 है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंडिया का रैंक 52 है। इंटरनेशनल शिपमेंट, कितने शिप इंडिया में आते हैं, कितना गुड्स का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, दैट इज 44 रैंक इंडिया का। लॉजिस्टिक कंपीटेंस, जितना भी गुड्स इंडिया में डिलीवर हो रहा है, क्या उसको हम प्रॉपर वे में डेस्टिनेशन पे पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते हैं अनडैमेज वे में, दैट इज 42 रैंक है लॉजिस्टिक कंपीटेंस। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग से अमेजोन के ऊपर आपने किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आप फिर उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आज आपने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद वो प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा, और फिर उस प्रोडक्ट आपके घर पे कब डिलीवर होगा। तो क्या ऐसे लार्ज जो गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका ट्रैकिंग और ट्रेसिंग कर पाते हैं, उसके ऊपर RFID टैग लगा के या उसके ऊपर GPS मॉनिटरिंग लगा के क्या हम उसको ट्रैक कर पाते हैं। देन टाइमलीनेस है कि टाइम पे हम डिलीवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018, ये 6 पैरामीटर पे हम देखते हैं। व्हाई लॉजिस्टिक इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना टाइमली गुड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मार्केट पे जाएगा उतना ही जल्दी वो कंज्यूम होगा। इमेजिन करो, अभी इंडिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का डिमांड है, बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाइमली मार्केट में यानी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को डिलीवर ही नहीं कर पा रही है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग का फायदा क्या हुआ। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केट लिंकेजेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का एक और इंडेक्स आता था, अब नहीं आता है, अब बंद हो गया है वो, दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उसके अंदर भी इंडिया का रैंकिंग इंप्रूव हुआ था। इट वाज 146 इन 2018 और इंप्रूव होके 68 हो गया। ये कहता है कि किसी भी कंट्री के अंदर बिजनेस करने का एटमॉस्फेयर कैसा है। सो लॉजिस्टिक इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया का LPI स्कोर कंपेरेटिव है चाइना और ब्राजील के साथ। अभी अगर हमें compete करना है इकोनॉमिकली तो सब कुछ भूल के हमें चाइना के साथ compete करना चाहिए। चाइना का जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, वी शुड ट्राई टू अचीव दैट एंड मोर देन दैट। देन हम अपने आप को वर्ल्ड में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पे प्लेस कर पाएंगे एंड जो भी हमारे पॉपुलेशन का डिमांड है उस डिमांड को कैटर कर पाएंगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और दूसरे मेजर स्कीम क्या है लॉजिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए। भारत माला प्रोजेक्ट है, इंडिया में रोड का नेटवर्क हम बनाएंगे। सागर माला प्रोजेक्ट है, इंडिया में वाटरवे एंड पोर्ट का नेटवर्क बनाएंगे। देन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, इसका 2 कंपोनेंट है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इंडिया के कोस्टल एरिया में हम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, हम रेल का नेटवर्क बनाएंगे। तो इसका 2 कंपोनेंट है, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर इनलैंड वाटरवेज है, फ्रेश वाटर के ऊपर हम वहाँ पे छोटे छोटे शिप यूज करके ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, लाइक गंगा रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर। देन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसके अंदर रेल, रोड, एयर, वाटरवे यूज करेंगे, तो मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेंगे। बजट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लास्ट ईयर इन 2019 गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन अनाउंस किया था। उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि 102 लाख करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सो जितना ज्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, लॉजिस्टिक हमारा उतना ही इंप्रूव होगा एंड गुड्स एज सून एज पॉसिबल वो मार्केट तक पहुंच पाएगा। क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। तो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को हम इंप्रूव करेंगे। उसके बाद एक ई संचित पोर्टल है, जो मैंने ये बोल्ड किया है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब तो नॉर्मल सा स्कीम है। तो ई संचित के थ्रू पेपरलेस
एक्सिम मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड प्रोसेस को हम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कौन सा हम लेके आए हैं, तो एक है भारत माला परियोजना। भारत माला एक रोड प्रोजेक्ट है कि इंडिया के अंदर रोड हम बनाएंगे और रोड के नेटवर्क को वेल डेवलप करेंगे सो दैट गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर वे में कर पाए। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का टारगेट है 80,000 किलोमीटर ऑफ रोड, हाईवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या होता है कि दो डेस्टिनेशन के बीच में वहां पे व्हीकल का मूवमेंट होगा अनहिंडर्ड वे में, कोई भी वहां पे ऑब्स्टेकल नहीं है। दो टाइप का प्रोजेक्ट होता है, एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करना है। तो ग्रीन फील्ड मतलब जहां पे रोड नहीं है वहां पे रोड डेवलप करना है। ब्राउन फील्ड अभी यहाँ पे रोड 4 लेन का है, इसको 8 लेन का करना है। ब्रिज विद टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ $107 बिलियन। उसके बाद सागरमाला प्रोजेक्ट है। भारतमाला लैंड कंपोनेंट है, सागरमाला वाटर कंपोनेंट है। तो इसके थ्रू सी के अंदर हम पोर्ट बनाते हैं, रिवर के अंदर या लेक के अंदर उसके अंदर हम वाटर वेज बनाते हैं। सो बेसिकली वाटर वेज इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, ये एक्सपोर्ट के लिए है। तो सागरमाला वाटर कंपोनेंट, भारतमाला दैट इज लैंड कंपोनेंट। फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन है रेल का, रोड का, वाटरवे का, एयरपोर्ट का, और जिसके थ्रू जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। देन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, हमने करंट अफेयर्स में पहले इसको देखा था। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, इसका दो कंपोनेंट है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, और जिसके थ्रू हम रेलवे लाइन ले करेंगे और जिसका सोल पर्पस होगा गुड्स को कैरी करना। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स, चीप मूवमेंट ऑफ गुड्स, रेट कम हो जाना चाहिए, एंड रोड पे कम से कम लोड आना चाहिए, कम रोड पे ट्रैफिक डेंसिटी रिड्यूस होना चाहिए। देन ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम है, ये असिस्ट करता है क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। दो टाइप के स्टेट इंडिया में है, एक एग्जांपल हम लेते हैं से उत्तर प्रदेश, दूसरा एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कोस्टल रीजन पे लोकेटेड है, तो वहां पे हमें पोर्ट बनाना है सो दैट महाराष्ट्र के इनलैंड एरिया में से कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, से नागपुर में कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो मुंबई के पोर्ट पे आएगा और वहां से हम इंटरनेशनल मार्केट में सेंड करेंगे। यूपी लैंडलॉक्ड है, वो कनेक्टेड नहीं है सी के साथ, तो यूपी में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रहा है तो यूपी से एमपी, एमपी से गुजरात, और फिर गुजरात के खंडला पोर्ट से फिर हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे। तो इनलैंड स्टेट को कैसे पोर्ट के साथ कनेक्ट करें, और जो कोस्टल स्टेट है वहां पे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, तो दैट इज अ ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। उसके बाद लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस टूल है, इसके अंदर हमने एक पोर्टल बनाया है जहां पे रियल टाइम मूवमेंट ऑफ गुड्स, रियल टाइम मूवमेंट हमें पता चलता है। जैसे कि नागपुर से एक ट्रक निकला अभी से 12 o'clock से 4 o'clock हो रहा है, वो ट्रक कहाँ पे है तो ये हमें पता चल जाएगा। ट्रक वाज शेड्यूल्ड टू रीच मुंबई पोर्ट एट 7 PM बट अभी तक नहीं पहुंचा, व्हाट इज द रीजन? सो लॉजिस्टिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग टूल, ये एक रियल टाइम पोर्टल है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन इंडिया लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म आई लॉग है, ये हमने आईटी बेस्ड सॉल्यूशन बनाया हुआ है पोर्ट के ऊपर सो दैट वहां पे क्लियरेंस, अप्रूवल, गुड्स का मूवमेंट, गुड्स का ट्रैकिंग ये प्रॉपर वे में हो पाए। और भी बाकी सब डिजिटल कंपोनेंट है। लॉजिस्टिक सेक्टर का फ्यूचर में रोल क्या है, उसका प्रोस्पेक्ट क्या है,
तो प्रोस्पेक्ट ये है कि अभी इसके अंदर 12 मिलियन वर्कफोर्स एंगेज है, 12 मिलियन विच मीन्स 1.2 करोड़, और फ्यूचर में इसके एक्सपांड होने के चांसेस है। लॉजिस्टिक सेक्टर के बारे में कहा जाता है कि ये एक सनराइज सेक्टर है जस्ट लाइक टूरिज्म, और फ्यूचर में एक्सपांड होने के चांसेस है, तो काफी लोगों को वो एम्प्लॉय कर सकता है। गवर्नमेंट इंडिया के आईटीआई में कोर्सेस हमने इंट्रोड्यूस किया है, पॉलिटेक्निक में कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट डिफरेंट स्किल मिशन लेके आई है फॉर पैकेजिंग के लिए, ड्राइविंग कोर्स के लिए, प्रॉपर वे में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट कोर्सेज लेके आई है। नाउ अभी तक हमने देखा सम कंसेप्ट रिलेटेड टू एक्सटर्नल सेक्टर, देन हमने देखा कि एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या स्कीम है। अब इकोनॉमिक सर्वे के हर एक चैप्टर में कुछ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि अभी वो इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं, अभी वो एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, हर एक सेक्टर के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जर्वेशन था, पहला उन्होंने कहा कि अभी वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस है ड्यू टू कोविड-19। जैसे अभी आप देखना कि वर्चुअली पूरा इंडिया, अनाउंस नहीं है बट पूरा इंडिया वर्चुअली लॉकडाउन में है, कोई मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है, लोग अपना ट्रैवल अवॉइड कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो उसके जितना भी सेविंग है वो डिप्लीट हो रहा है। सो इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू कोविड नेचर है, और उसका एस्पेक्ट क्या है? एक एस्पेक्ट है शार्प डिक्लाइन इन ग्लोबल ट्रेड। दो टाइप के इन्होंने ट्रेड कमोडिटी को कैटेगराइज किया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो राइज है, जैसे लोग अभी घर पे रह रहे हैं, फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ग्रोसरी, उसका ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, इंडिया में भी है और वर्ल्ड ओवर भी है। टेली कम्युनिकेशन, उसके प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि आपको से अभी ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना है या मुझे ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करना है, तो फॉर दैट आई नीड लैपटॉप, या मेरे पास स्मार्टफोन होना चाहिए, मेरे पास गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, मेरे पास राइटिंग पैड होना चाहिए, मेरे पास माइक होना चाहिए, तो ये सब डिवाइस मुझे चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये इंक्रीज हो रहा है। फार्मास्यूटिकल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का, इंजेक्शन का, उसका ट्रेड इंक्रीज हो रहा है। तो एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मा, इसका ट्रेड इंक्रीज हो रहा है अभी। दिस वाज ऑब्जर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, चैप्टर नंबर 3 का था। फॉल कहाँ पे हो रहा है? ऑटोमेटिव प्रोडक्ट, जैसे रोबोटिक्स है, उसमें फॉल हो रहा है। फ्यूल में लोग अभी कोई मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, तो फ्यूल का कंजम्पशन कहाँ पे होगा? माइनिंग एंड मिनरल्स, इसमें फॉल हो रहा है। तो राइज इन दिस 4 कंपोनेंट, फॉल इन दिस 2 कंपोनेंट। अभी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो रहा है क्योंकि डिमांड ही कम है, और जब मार्केट में डिमांड कम होता है तो प्राइस रिड्यूस होता है। उसके बाद है टाइटर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, जैसे कि अभी इंडिया अप्रोच कर रहा है यूएस से कि मुझे लोन चाहिए, या जिम्बाब्वे अप्रोच कर रहा है यूके को मुझे लोन चाहिए, तो यूके का भी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रहा, यूएस का भी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो भी अभी they are not in condition to pay money to India। तो टाइटर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, एक तो लोन मिल नहीं रहा है, लोन मिल रहा है तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, क्योंकि जो लोन देता है उसका इकोनॉमिक कंडीशन भी प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है। सस्पेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा मैंने आगे बताया। सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उसके बाद जब गुड्स को मैं मैन्युफैक्चर कर लूंगा वो कहाँ पे जाएगा। जब हम इंडस्ट्री में सप्लाई चेन को देखते हैं, सप्लाई चेन 2 टाइप का होता है, एक होता है बैकवर्ड लिंकेज और दूसरा होता है फॉरवर्ड लिंकेज। से मैं अभी कार को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे ग्लास चाहिए, मुझे मेटल चाहिए, मुझे रबर चाहिए, एटसेट्रा, तो वो बैकवर्ड लिंकेज का पार्ट हो गया। कार को मैंने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद मुझे मार्केट में सेंड करना है,
तो वो मेरा फॉरवर्ड लिंकेजेस हो गया। तो अभी बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज दोनों में हम प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं। फिर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कि अभी इंडिया में आईपीएल हो रहा था, तो आईपीएल को गवर्नमेंट ने पोस्टपोन किया, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही अनाउंस कर लिया था कि इंडिया से अगर कोई फ्लाइट आएगा तो हम फ्लाइट रेस्ट्रिक्शन उन्होंने इम्पोज किया है। तो अभी जो आईपीएल के ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, दे आर फेसिंग चैलेंज कि अब वो ऑस्ट्रेलिया रिटर्न कैसे जाएं। तो अभी कल एक न्यूज आया था कि पहले वो किसी थर्ड कंट्री, शायद मालदीव जाएंगे, और मालदीव से फ्लाइट लेके फिर वो वहां जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो अभी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है। और इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस के अंदर वोलाटिलिटी है, विच मीन्स प्राइस अनसर्टन है, वोलेटाइल है, बहुत जल्दी वो चेंज हो रहा है, अनसर्टन है। सो दिस इज इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19। अभी इंडिया ने करंट अकाउंट सरप्लस विटनेस किया इन लास्ट 17 ईयर, बट दिस इज नॉट दैट वी शुड बी हैप्पी अबाउट। करंट अकाउंट क्या होता है? इंडिया का इंपोर्ट कितना है, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है। सो इंडिया अभी इंपोर्ट कर रहा है $100 का, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है $60 का। तो अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, दैट इज $40। बट कोरोना वायरस की वजह से हमारा इंपोर्ट रिड्यूस हो गया। हम इंपोर्ट क्या करते हैं? क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में पेट्रोल डीजल बनाते हैं रिफाइन करके, और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं और मेडिसिन बना के एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, तो जब इंपोर्ट कम हो जाएगा तो रॉ मटेरियल कैसे बनाएंगे? तो सपोज अभी इंपोर्ट हमारा कम होके हो गया से $50 हो गया, और एक्सपोर्ट हमारा एज इट इज ही है, तो अब हमारा हो जाएगा करंट अकाउंट सरप्लस। तो करंट अकाउंट सरप्लस ये $10 हो गया, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है 50 का और एक्सपोर्ट हो रहा है 60 का। तो सरप्लस हमारा अभी करंट अकाउंट है, बट ओवरऑल ट्रेड कम हो गया। पहले अगर मैं ट्रेड को देखूं तो 100 + 60 160 था, अब मैं ट्रेड को देखूं तो 50 + 60 110 हुआ। तो ओवरऑल ट्रेड मेरा कम हो गया है। सो रिडक्शन इन एक्सपोर्ट वाज मच लेस देन रिडक्शन इन इंपोर्ट। इंपोर्ट काफी ज्यादा फास्ट रिडक्शन हो गया। अभी आरबीआई को हमने टारगेट दिया है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन मैनेज करना है इंडिया में टिल 2026 4 ±2%, दैट इज 2% से लेके 6% के बीच में आरबीआई को इन्फ्लेशन मैनेज करना है। अभी आरबीआई एक ट्रेलिमा को फेस कर रहा है। ट्रेलिमा मतलब वो 3 चैलेंज फेस कर रहा है, और उसको कहते हैं मुंडेल फ्लेमिंग ट्रेलिमा और इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए एंड ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जाए। पहला उसका ट्रिलिमा है मेंटेन ओपन कैपिटल अकाउंट। जैसे कोई भी इंडिया में इन्वेस्ट कर पाए तो उसको अभी ओपन रखना है, और उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करना है। दूसरा, हमारे एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना है। जब इंडिया का इकोनॉमी वर्क नहीं करेगा तो हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल कैसे होगा? रुपी ड्रास्टिकली डिप्रिशिएट होगा, और जो हम देख भी रहे हैं। और थर्ड है टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी, की मार्केट के कंडीशन को देख के मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन करें। तो ये चैलेंज अभी आरबीआई फेस कर रहा है कि इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें, करेंसी के डेप्रिसिएशन रेट को कैसे रोकें, ग्रोथ को कैसे स्टिमुलेट करें, ओवरऑल हम इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड एंड आफ्टर कोरोना पीरियड। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो डबल डिलेमा फेस कर रहा है। एक उसका डिलेमा है कि अगर हम लॉकडाउन इंपोज करते हैं, स्ट्रिक्ट कंडीशन इंपोज करते हैं, तो हो सकता है कि केसेस का लोड कुछ कम हो जाए, लेकिन उससे इकोनॉमिक फॉल आउट होगा। और तो हम करें तो क्या करें कि एक तरफ हेल्थ इमरजेंसी है और दूसरी तरफ इकोनॉमिक डाउनफॉल है, और अभी हम रिसेशन जैसे कंडीशन में जा रहे हैं, और हमारा इकोनॉमी बहुत ही सेंसिटिव फेज से पास हो रहा है। अगर अभी हमने ठीक स्टेप नहीं लिया
तो वी विल जंप इनटू डिप्रेशन, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर अस. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल सेक्टर. कुछ डाउट है तो आप पूछो, देन वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर.